हेलो एवरीवन। हम बात करेंगे अभी जो DEC 1 का पेपर है 9 जून को, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। कि उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम संज्ञानात्मक समस्या समाधान, कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, दिमाग से बुद्धि लगाकर हम किस प्रकार से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले सिद्धांत आता है प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे बच्चा होता है, कोई खिलौना तोड़ता है, फिर उसको वापस जोड़ता है, फिर वो अगर सही तरीके से नहीं जुड़ा है फिर उसको वापस जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वो क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा, बार बार भूलेगा और अंत में वो मतलब किस तरीके से वो सोल्व होगा वो उसे आ जाएगा। जैसे समस्या हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना, जैसे रिमोट खोलने के लिए अलग अलग तरीके। अब दूसरा आता है इसमें कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि कोई काम हुआ है, जैसे खिलौना टूट गया तो बच्चा पूछेगा कि खिलौना किसने तोड़ा, क्यों टूटा। तो वो उसके कारण को जानने का प्रयास करता है कि भैया कैसे टूटा, किसने तोड़ा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। इसकी समझ मानसिक प्रतिनिधित्व के कारण बेहतर होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे में, तभी तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन करता है। इस खिलौना टूटा देखकर पूछना ये किसने किया। आगे बढ़ते हैं, मानसिक प्रतिनिधित्व का उपयोग, सोच कर, ठहर कर नया तरीका अपनाना। जैसे पहले उसने सोचा कि भाई ये खिलौना टूटा है, तो फिर उसके दिमाग में आया कि किसने तोड़ा ये, और फिर वो उसके जोड़ने का प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा। कई बार तो उसके प्रयास वो फेल भी होंगे, फिर लास्ट में वो नया तरीका आजमाएगा कि किस प्रकार से मैं इस खिलौने को जोड़ सकता हूँ। आगे अनुकरण और खेल, इमिटेशन एंड प्ले। विलंबित अनुकरण, विलंबित अनुकरण क्या होता है कि सी एक्शन, संग्रहित स्टोरी इन मेमोरी और रिपीट लेटर। यानी कि बच्चा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे बड़े और हमारे परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, बच्चे उनकी नकल करते हैं। विलंबित अनुकरण, जैसे मम्मी रोटी बना रही है तो बच्चा पहले उसको देखेगा और बाद में क्या करेगा, वो खुद भी ऐसे रोटी बनाने का नकल करेगा। कि जो बड़े कर रहे हैं वो बाद में दोहराता है बच्चा, रिपीट लेटर। ठीक है, वो पहले क्या करता है, उसको अपनी मेमोरी में संग्रहित करता है, वो देखता है पहले कि क्या कर रहा है। यह मानसिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा सबूत है। बाद में बात करते हैं हम अनुकरण की प्रवृत्ति, इमिटेशन टेंडेंसी। बच्चे डॉक्टर या चोर पुलिस खेलते हुए बड़ों की नकल करते हैं। जैसे देखता है बच्चा फोन में या फिर टीवी में कि डॉक्टर, चोर, पुलिस, तो बाद में क्या करता है, वो खुद चोर पुलिस बनता है, डॉक्टर बनता है और बड़ों की नकल करता है। बाद में कल्पनात्मक खेल, इस खेल से बच्चे में कल्पना और रचनात्मकता का विकास होता है। बच्चे चोर पुलिस खेलेंगे, डॉक्टर खेलेंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, चोर क्या करता है, पुलिस क्या करता है, पुलिस है वो चोर को पकड़ता है, ये सब उसके मतलब दिमाग में चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे सामाजिक पर्यावरण व परिवार, सोशल इन्वायरमेंट एंड फैमिली। इसमें आता है लैंगिक भेदभाव। देखते हैं हम समाज में लैंगिक भेदभाव की, लड़कियां हैं, लड़कियों को कम अवसर दिया जाता है, लड़कों को अधिक अवसर दिया जाता है, लड़कियां ये नहीं कर सकती है, लड़की मतलब एक तरह की पाबंदी होती है समाज में। अनेक परिवारों में लड़कियों को कम अवसर इसी कारण मिलते हैं, लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं। बाद में कि संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बच्चा कई देखभालकर्ताओं से जुड़ता है, इससे बच्चे को अधिक भावनात्मक समर्थन मिलता है। आगे बात करेंगे पारिस्थितिक वातावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चा बचपन में कौन सी स्किल सीखेगा वह उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, ये किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। उसको जिस प्रकार से मतलब उसको अगर हम चोरी डकैती के व्यवहार जो होता है वहाँ पे रखेंगे तो वो चोर बन जाएगा। अगर हम अच्छे वातावरण में उसको रखेंगे तो उसी प्रकार से उसका व्यवहार उसके अनुसार ढल जाएगा। आगे बात करेंगे शारीरिक वृद्धि और अवस्था, ग्रोथ एंड स्टेज की। वृद्धि का अर्थ है मापी जा सकने वाली शारीरिक वृद्धि, मिजरेबल फिजिकल इंक्रीज। यह क्वांटिटेटिव होती है। उदाहरण जैसे वजन बढ़ना, कद बढ़ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ग्रोथ, बच्चा कितना बड़ा है, उसका कद कितना बढ़ गया है, ये भी हम माप सकते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है जो हम शारीरिक वृद्धि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और उसे माप सकते हैं। शेषावस्था, इसमें क्या होता है कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि, ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की अवधि को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। और 1 महीने के बच्चे को क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था के, एडोलसेंस की। एडोलसेंस कब से स्टार्ट होता है, 13 से 18 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था
होती है। आगे बात करेंगे बाल अधिकार और प्री स्कूल शिक्षा, राइट एंड प्री स्कूल। बाल अधिकार क्या काम होता है बाल अधिकार में कि खतरनाक कार्यों से बचाना, ठीक है, बच्चों को क्या करना, खतरनाक कार्यों से बचाना। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या करते हैं, बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से सहायक है बच्चों के लिए, तो ये बच्चों को क्या करते हैं, खतरनाक कार्यों से बचाते हैं। आगे बात करेंगे प्री स्कूल शिक्षा। प्री स्कूल शिक्षा मतलब खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास। बच्चों को खेल खेल के द्वारा हम किस प्रकार से उसका माइंड डेवलप करते हैं, वो आती है प्री स्कूल शिक्षा के अंदर। ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू प्ले। औपचारिक शिक्षा, ये रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे खेल के प्रकार और लाभ। खेल से क्या होता है, खेल विकास के सभी क्षेत्रों इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई को बढ़ावा देता है और करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग सबसे अच्छे से होता है खेल के अंदर। हम जो खुद करते हैं वो कभी भूलते नहीं है ना। उसी प्रकार खेल के अंदर क्या होता है, दो प्रकार से खेल होता है। एक होता है मुक्त खेल, फ्री प्ले, बच्चा अपनी इच्छा से आसानी से खेलता है, जैसे मिट्टी से खेलना, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। एक होता है समूह में खेलना, ग्रुप प्ले, इसमें बच्चा होता है वो साझा करना व सहयोग सीखता है, ठीक है, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। आगे हम बात करेंगे मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट की। इसमें दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थूल क्रियात्मक विकास, एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। स्थूल क्रियात्मक विकास में क्या होता है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना। और सूक्ष्म में क्या होता है, अंगूठे और अंगुली का संयोजन होता है, इसमें छोटी मांसपेशियां, अंगुलियों का विकास होता है, जैसे मनकों की माला पिरोना, पेन पकड़ना आदि, ठीक है। आगे बात करेंगे जैविक शुरुआत और प्याजे का क्या सिद्धांत है। जाइगोट क्या होता है, जैसे शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, युग्मनज। फर्स्ट सेल कौन सी होती है, युग्मनज, जाइगोट होती है, ठीक है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। आगे बात करेंगे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है। इसमें सबसे पहले आता है स्वेंदी गतिशील अवस्था, सेंसरी स्टेज। आयु कितनी होती है पहले स्टेज में, 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। बच्चा अपनी सेंसेस, इंद्रियों और कार्यों से सीखता है। आगे बात करेंगे प्याजे के विकास के चरण, कितने चरण होते हैं प्याजे के विकास के, 4 होते हैं। एक तो स्वेंदी गतिशील, एक पूर्ण संक्रियात्मक, एक ठोस संक्रियात्मक, एक औपचारिक संक्रियात्मक। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वेंदी गतिशील अवस्था। इसमें 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए होती है इंद्रियों द्वारा सीखना। दूसरा होता है 2 से 7 वर्ष, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इसमें इमेजिनेशन और सिंबल्स, बच्चा इमेजिनेशन करता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, रियल ऑब्जेक्ट पर लॉजिक लगाना, ठीक है। और चौथा आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष, अमूर्त सोच। इसमें 7 से 11 वर्ष में बच्चों को हम अगर 2 गिलास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, है ना, तो वो मतलब ऑब्जेक्ट देख के लॉजिक लगा सकता है कि भाई कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है। लेकिन पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, जैसे चांद है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है, इस प्रकार से वो इमेजिनेशन करता है। इस प्रकार से प्याजे के विकास के 4 चरण है। गतिशील अवस्था, संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए इंद्रियों द्वारा सीखना। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए इमेजिनेशन और सिंबल। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के लिए रियल ऑब्जेक्ट पर लॉजिक लगाना। चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ के लिए, जिसमें अमूर्त सोच विकसित हो जाती है, ठीक है। अमूर्त सोच मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं होता है फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अमूर्त सोच। और मूर्त सोच होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे सामने होता है तब तक कि हम उसके बारे में मतलब सोच सकते हैं। आगे बात करेंगे स्मृति और बोध, मेमोरी एंड कॉग्निटिव बूस्टर। सबसे पहले आता है प्रतीकीकरण, वस्तुओं घटनाओं को प्रतीक से दर्शाना, जैसे पेड़ या सूरज का चित्र बनाना, ये बच्चे करते ना, जैसे पेड़ का चित्र बना दिया, सूरज का चित्र बना दिया, तो इसमें सिंबल से बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। दूसरा आता है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, देखभाल करने वाले बच्चों को प्रेरणादायक अनुभव देकर विकास बढ़ा सकते हैं, डांट कर नहीं, ठीक है। डांट कर हम संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकते, प्रेरणादायक अनुभव देकर
संज्ञानात्मक विकास करते हैं। शिशु की मेमोरी स्मृति का प्रयोग तब दिखता है जब बच्चा परिचित चेहरों को पहचानता है। हम देखते हैं कि जब बच्चा होता है वो जिसको पहचान रहा है, जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं उनके पास ही जाता है। अगर कोई नया मेंबर आता है या कोई अजनबी आता है तो उसके पास जाने से कतराता है। आगे बात करेंगे शुरुआती संप्रेषण और भाषा। सबसे पारंपरिक संप्रेषण कौन सा होता है कि शिशुओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला तरीका रोना। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? रोना सीखता है। यह भी एक बच्चे की एक प्रकार की लैंग्वेज है। बाद में क्या करता है बच्चे? 2 शब्द वाले वाक्य। 18 से 24 महीने की आयु में एक शब्द वाला एक शब्द जो है बोलना सबसे पहले बच्चा कब सीखता है? 10 से 12 महीने के अंदर बोल लेता है। और जो 2 शब्द वाले वाक्य बच्चे 18 से 24 महीने की आयु में सीखता है। इसे टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, छोटा और सटीक संदेश, जैसे मम्मा पानी। इस तरीके से वो 2 शब्द वाले वाक्य बोलने लगता है 1.5 से 2 साल के अंदर। अब भाषा के महत्वपूर्ण पड़ाव, लैंग्वेज माइलस्टोन, अति सामान्यकरण, एक शब्द को कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करना, हर बात पर नो बोलना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अति सामान्यकरण करते हैं कि एक शब्द को कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हर बात पर नो बोलना। तत्वों, वाक्यों के तत्व है। 2 शब्द वाले वाक्यों में मुख्य रूप से संज्ञा, क्रिया, विशेषण शामिल होते हैं और सर्वनाम आई, मी, यू का प्रयोग लगभग 2 साल की उम्र में शुरू होता है। ठीक है, बच्चे सर्वनाम का प्रयोग करने लग सकते हैं। वाक्यों के तत्व है जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि भी उसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं निजी भाषण और आत्मनिर्भरता। निजी भाषण यानी कि खुद से बात करना। ये बच्चों को अपने कार्य नियंत्रित करने और दिशा निर्देश देने में सहायता करता है। हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? खुद से बातें करने लगते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन क्षमता होती है और सोचने की क्षमता होती है वो ज़्यादा विकसित होती है। वो अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण करने लग जाता है। दूसरी हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता। टोडलर में इसका अर्थ होता है स्वयं निर्णय कर कार्य करना। आत्मनिर्भरता मतलब हम अपने ऊपर निर्भर है, स्वयं निर्णय कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम स्वयं पहचान और परोपकार। दर्पण परीक्षण, मिरर टेस्ट। दर्पण में स्वयं को पहचाना शिशु में आत्म पहचान को दर्शाता है। बच्चा क्या करता है कि छोटा बच्चा दर्पण लेता है, फिर उसको देखता है, फिर वो खुद को पहचानता है कि ये भाई ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे हम स्वयं अवधारणा। स्वयं का वर्णन और मूल्यांकन, दूसरों से तुलना नहीं करना। दूसरा आता है इसमें परोपकार, बिना लाभ की अपेक्षा मदद करना। आजकल कहाँ होता है ये। आगे बात करेंगे भावनाएं और सामाजिक खेल। समानांतर खेल कौन सा होता है? पैरेलल प्ले। टोडलर का समवयस्कों के साथ सामान्यतः यही खेल होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? टोडलर का समवयस्कों के साथ सामान्य खेल। अत्यधिक भय, डर बच्चे में खोज व आत्मविश्वास को घटाता है। आगे बात करते हैं आक्रामकता की। जब बच्चा हताश या दबाव सहन नहीं कर पाता है तब वो आक्रामक हो जाता है। आगे बात करेंगे हम गतिविधि नियोजन की। एक्टिविटी प्लानिंग, स्वेदी अनुभव। रेत, पानी व मिट्टी से खेलना स्वेदी अनुभव और अवधारणाओं का विकास करता है। स्वेदी अनुभव क्या करता है? जैसे स्वेदना इंद्रियों कितनी होती है? जैसे हमारी स्किन, आँख, नाक, कान, ये सब क्या होता है? इंद्रियां होती है। इसके माध्यम से क्या होता है? बच्चा सेंसरी एक्सपीरियंस लेता है। रेत, पानी में मिट्टी से खेलना स्वेदी अनुभव और अवधारणाओं का विकास करता। छोटी जिम्मेदारियां, स्मॉल टास्क। चम्मच पकड़ाने जैसे काम बच्चों का आत्मविश्वास व स्वतंत्रता बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे गतिविधियां बनाते समय हमेशा विकल्प व स्वतंत्रता दे। दोहराव से नहीं बचना चाहिए, अभ्यास जरूरी है। अगर हम कोई काम बच्चे से बार बार करवाते हैं तो वो बच्चा अच्छी तरह से उस कार्य को सीखता है। आगे बात करेंगे हम शिक्षण रणनीतियाँ कि सरल से जटिल की ओर। गतिविधियों को सरल से जटिल ले जाए ताकि बच्चे के विकास अनुसार तैयारी हो सके, वह हताशा से बच सके। बच्चों को हमेशा पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद में जटिल चीज़ें सिखाई जाती है। निपुण होने का दबाव, गतिविधि में निपुण होने के लिए मजबूर न करे कि तुम्हें इस काम में निपुण होना ही होगा। ठीक है, इससे बच्चों में क्या होती है? अगर हम बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो बच्चे के अंदर हताशा, क्रोध व निराशा हो सकती है। उसे स्वतंत्रता देना चाहिए। प्री स्कूल शारीरिक विकास की दर, ग्रोथ रेट। शारीरिक विकास की दर शैशवावस्था में धीमी होती है। सबसे तेज
शारीरिक विकास की दर शिशुअवस्था में धीमी होती है और सबसे तेज इन्फेंसी में होती है। मस्तिष्क का विकास क्या होता है? 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क वयस्क वजन का लगभग 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क जो होता है वयस्क के वजन का 90% हो जाता है। शारीरिक बनावट क्या होती है बच्चे की? कि पेट चपटा हो जाता है क्योंकि पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। आगे बात करेंगे पोषण और मोटर विकास। नियमित भोजन। बच्चों को नियमित नाश्ते की आवश्यकता होती है क्योंकि वे एक बार में कम खाते हैं। आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम। सबसे उपयुक्त भोजन क्या होता है बच्चे के लिए? पालक, दूध, आम, जिसमें आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम, जो खनिज लवण ये ज़्यादा मात्रा में हो। मृदा और संतुलन। यह मांसपेशी, हड्डी व तंत्रिका तंत्र के विकास में बेहतर होता है। मुद्रा। बाद में बात करेंगे पोषण का प्रभाव। सुपोषित बच्चे मोटर कौशल ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने DEC के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।